मॉर्निंग विद्यार्थियों आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। यहाँ पर हमने प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न को लिख लिया है विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 3 को। तो प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 हमने बोर्ड पर लिख लिया है। इसमें है क्या, तो आपको यहाँ पे कुछ संख्याएं दिख रही हैं विद्यार्थियों, जो कि कैसी संख्याएं हैं, तो आवर्ती संख्याएं हैं, ठीक है ना, अनावसानी आवर्ती संख्याएं हैं विद्यार्थियों, ये रिपीट हो रही है ना। तो इन्हें ही आपको P/Q के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में दिखाना है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है विद्यार्थियों, तो शर्त भी आपको मालूम है कि हर का मान किसी भी दशा में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसे अपन हल करते हैं। तो पहला ही नंबर है हमारा, तो लिख लें यहाँ पे क्रमांक, पहले तो हल लिखेंगे और क्रमांक फर्स्ट डालें। क्या है हमारा संख्या, तो 0.6 बार ये संख्या है विद्यार्थियों, एक दशमलव संख्या है, ठीक है। और वास्तव में ये एक क्या है, तो आवर्ती संख्या है। तो इस आवर्ती संख्या को, अनावसानी आवर्ती संख्या को अपने को परिमेय संख्या के रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये संख्या है क्या, तो मान लेंगे विद्यार्थियों कि ये एक परिमेय संख्या है। वैसे तो अभी अपन को प्राप्त करना है कि परिमेय संख्या है, इसमें P/Q के रूप में दिखाना है, लेकिन हम इसे सबसे पहले मान लेंगे कि माना संख्या P/Q, और P/Q बराबर कितना विद्यार्थियों, तो 0.6 बार। इसका दूसरा ही रूप यदि आप देखें तो इसका दूसरा रूप आ जाएगा विद्यार्थियों 0.666 लगातार ये अनंत तक चली जाएगी रिपीट होते हुए, और इसी को अपन दे देंगे क्या, समीकरण नंबर 1। तो P/Q बराबर क्या, तो 0.6666 इस तरह से लगातार ये अनवरत आती जाएगी। इसको हमने दे दिया क्या, समीकरण 1। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं विद्यार्थियों कि ये एक ही अंक यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस संख्या को हमें P/Q के रूप में दिखाने के लिए इस संख्या के लेफ्ट में भी, यहाँ पे भी हम P/Q दिखा दें, राइट में और लेफ्ट में, मतलब दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में, दोनों तरफ हमें 10 का गुणा कराना है। और 10 का ही क्यों, क्योंकि ये दशांश संख्या विद्यार्थियों, क्या है, दशांश है, एक ही संख्या पर रिपीट चिन्ह लगा है, इसलिए हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ये लिख करके और आप गुणा करा देंगे, गुणा करने पर, तो गुणा कराएं तो यहाँ पे 10 का हो जाएगा, तो P/Q का गुणांक कितना है, 1 है, तो उस 1 से इस 10 का गुणा कराएं तो 10 P/Q हो जाएगा, बराबर ये 0.66 है विद्यार्थियों। तो जब इसमें अपन गुणा कराएंगे 0.666 इस तरह से लिख करके गुणे 10 करें तो इसमें एक शून्य लग जाएगा, तो 666 इस तरह से, और यहाँ पे हम एक शून्य लगाएंगे और काउंट करेंगे तो 4 अंक बाद दशमलव होना चाहिए, तो लीजिए 2 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6.666, ठीक है। तो आगे इसको अपन जितनी जरूरत है उतना हम 6 बना लेंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 0 लिखे हैं कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे आ जाए कितना, 10 का गुणा करने पर विद्यार्थियों 6.6666 और इस तरह से ये अनंत तक। इसी को अपन चाहें तो समीकरण नंबर दे दें, तो समीकरण ये हो जाएगा 2। इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं विद्यार्थियों, और थोड़ा सा इसको अपन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा हम भी कॉम्प्लेक्स ही बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा जटिल पढ़ ले। तो इसको यदि आप तोड़ें तो ये हो जाएगा 6, ये पूर्णांश भाग है तो ये पूर्णांश, और ये अपूर्णांश भाग है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से दर्शा दें, 0.666 इस तरह से, ओके, 0.666। और आगे आपको क्या करना है कि 0.66 का मतलब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 में कितना है, P/Q है, तो यहाँ पे अपन ले लेंगे क्या, इसके स्थान पर P/Q, तो यहाँ जाएगा कितना, 10 P/Q बराबर 6 धन P/Q, इस प्रकार से, ओके। अब यहां से विद्यार्थियों आपको क्या करना है, P/Q का पक्षांतरण कर देना है।
तो मैं यहां से लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा ये 10p/q माइनस p/q। चूंकि ये किसमें है, प्लस में है। ये कहां से आया तो मालूम पड़ा ना, ये समीकरण 1 से है विद्यार्थियों कि 0.6666 बराबर यहाँ पे ये इंफिनिट तक जाएगा। तो इतना बराबर क्या है समीकरण 1 पे p/q है। तो हमने यहाँ पे लिख भी देना है थोड़ा सा कि समीकरण 1 से, ओके, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो इधर क्या है अपना बच जाएगा क्या 6। इसको घटाएं तो 10 माइनस 1p/q, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9p/q ऐसा, ओके, 9p/q, 9 इंटू p/q बराबर का कितना 6। तो p/q बराबर कितना विद्यार्थियों, तो 6/9। इसको सरल कर दे तो 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6। तो p/q का मान कितना आ जाएगा 2/3। अब ये आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कि इसे अंश और हर के रूप में प्राप्त हो रहा है इसका मान। इसको सरल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे p/q के रूप में आ रहा है, अंश और हर में आ रहा है। इसलिए ये जो संख्या है 2/3 ये एक परिमेय संख्या होगी, और जब ये परिमेय संख्या होगी विद्यार्थियों तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही होगी, ओके। तो इस प्रकार से इसे आप सॉल्व करेंगे। इसका एक बहुत ही सरल सा मेथड है जिसका शार्ट वीडियो अपन ने अपलोड कर रखा है, लेकिन यहाँ पर भी देखें कि आधे सेकंड के अंदर इसका हल हो जाता है। इस तरह से आप एक बड़ा चिन्ह लगा ले। ऊपर की संख्या कितनी है, तो ये 6 और शून्य है, इधर शून्य का तो जानते हैं लेफ्ट में कोई मतलब नहीं है। एक संख्या पे रिपीट लगा है विद्यार्थियों, तो एक हम नीचे बटे में क्या ले लेंगे 9। तो इस तरह से ऊपर की संख्या 6 और नीचे एक ही संख्या पे रिपीट लगा है तो 1 9 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको सरल करें तो 2 3 दूना 6 और 3 त्रिकाई 9। तो ये कुछ इस तरह से आंसर आ चुका है आपका क्षण भर में, ओके। तो 2/3 भी क्या है p/q के रूप में ही है। ये शॉर्टकट मेथड है विद्यार्थियों, जिसको कुछ नहीं आता है ना, तो वो इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ओके। विद्यार्थियों हल क्रमांक तीसरे का अपन ने 1 कर लिया, अब हम करेंगे क्रमांक दूसरे को, ठीक है। इसको अपन थोड़ा फास्ट समझाएंगे विद्यार्थियों, ओके, क्योंकि अपन ने पहले सवाल को एकदम से बहुत आराम से समझाया है, इसमें थोड़ा कम टाइम लेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तो सवाल को सीधा लिखें तो माना p/q बराबर कितना विद्यार्थियों, तो 0.47 और ये 12, ओके। इसका दूसरा रूप लिख दें तो p/q बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.47777 इस तरह से डैश डैश कर दें। इसका मतलब क्या, ये इंफिनिट तक जाएगा, रिपीट होता जाएगा। इसको दे दें समीकरण 1। अब चूंकि यहाँ पे ध्यान रखें विद्यार्थियों कि एक ही संख्या पे यहाँ पर भी क्या है रिपीट चिन्ह है, तो हम 10 का गुणा करेंगे। ये 2 संख्या पर होता तो 100 का गुणा करते, 3 संख्या पर रिपीट लगा होता तो 100 का गुणा मतलब 1000 का गुणा करते, ओके। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, किसका, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करा दे। तो 10 का गुणा करने पर ये लिख करके आपको गुणा करा देना है। तो चलिए इधर करा दे लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा कितना 10p/q, इस तरह से। इधर करा दे विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा कितना 4 7 7, 4 बार 7 है, ये लिख लें। और यहाँ पे ध्यान रखें, एक बार मैं इसको लिख करके गुणा करा ही देता हूं विद्यार्थियों। 4 7 7, 4 बार है 7, बिल्कुल हाँ। यहाँ पे 10 का गुणा कराएंगे तो 0 लग जाएगा। और कितने अंक बाद दशमलव है, 3 2 5, तो 5 अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है। तो ये 3 और ये 2 5, हाँ, तो कितना आ गया 4.777 और 0 की जगह पे आप 7 ही रख ले तो बेहतर रहेगा घटाने में, ओके। तो यहाँ पे आ जाए कितना 4.777 और ये 1 7 और लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना होगा विद्यार्थियों, इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर क्या दे दें 2 दे दें, ओके। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा लेंगे, ओके। तो लिख दें यहाँ पे कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर आप ये लिख दें चाहे तो घटाएं विद्यार्थियों, तो लिख ले इसको 10p/q माइनस बायां पक्ष से बायां पक्ष घटा ले और ये आ जाएगा p/q बराबर इधर
4.77 इस तरह से लिख लें। ओके, कितनी बार है ये? 5 बार है, तो 5 बार लिख लें। माइनस कितना? 0.477 इस तरह से इसको लिख लें। अब यहाँ पे आपको क्या सीधा घटाना है। ओके, तो लिख लें बराबर, ये 3 4 4 7 है, 6 लिख दिया मैंने। क्या एक कम कर लीजिए, क्योंकि आपको घटाने में थोड़ा सा बराबर संख्या मिले। तो 2 3 4, तो 4 7 से 4 7 घट गया तो 0 आ जाएगा। ओके, और बचा क्या? 1 7। 1 7 में यदि आप 4 घटाएं विद्यार्थी तो आ जाएगा 3, और इस 4 से यदि 0 घटाएं तो क्या आ जाएगा? 4। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे कि दशमलव एक अंक बाद लगा है इधर, तो एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे। ओके, इधर का जो 0 आया है उसको मैंने नहीं लिखा, छोड़ दिया विद्यार्थियों। और इधर 10 पी बटा क्यू में 1 पी बटा क्यू घटा दें तो कितना आ जाएगा? 9 पी बटा क्यू, इस प्रकार से। चलिए इसके आगे से मैं यहां लिखता हूं, तो क्या आ जाएगा? P बटा क्यू बराबर, इधर कितना है? 4.3 है, तो 4.3 लिख लें, और बटे में इसका गुणांक आ जाएगा कितना? 9, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, यहां से ध्यान रखें विद्यार्थियों कि ये जिसका ये 4.3 का जो दशमलव है वो जब हटेगा तो बटे में एक शून्य छोड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 43/90 इस प्रकार से। ओके, और यही हमारा इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा, परिमेय संख्या होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देखें तो 0.47 बार बराबर क्या? 43/90, जो कि P बटे Q के रूप में है, और यही इस सवाल का क्या है? हल है। चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें क्रमांक 3 को सॉल्व करना है, तो सीधा लिखेंगे प्रश्न में। हल तो हमने लिख लिया है, तो लिखेंगे विद्यार्थियों कि माना P बटा Q बराबर क्या? जो संख्या है उसे लिख लें, तो 0.001, और ये रिपीट चिन्ह लगा है विद्यार्थियों, इसका मतलब ये बार बार आ रहा है। चलिए मैं इसको ओपन करके लिख ही देता हूं यहीं पर, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, इस तरह से, और इसी को दे देंगे क्या? समीकरण नंबर 1। ओके, अब क्या करना है? यहाँ पे 3 अंक पे मतलब रिपीट चिन्ह लगा है, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों पे लगा है, तो हमें क्या करना होगा? इस संख्या के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में 1000 का गुणा करना है। कितने का? 1000 का। तो लिख दें समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, पक्ष का मतलब तो जानते हैं साइड में, कितने का गुणा? 1000 का गुणा करना है। 1000 का गुणा करने पर ये आपको लिख देना है और गुणा करा देना है। तो यहाँ पे गुणा होगा P बटे Q में, तो ये कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? P बटा Q, और 1000 का गुणा, तो इस तरह से 1000 इंटू P बटा Q बराबर, इधर गुणा कराएंगे तो पूरे में नहीं विद्यार्थियों, पहले एक संख्या में गुणा करा के देखें। तो इतना कर ले, यहाँ 0.001 गुणे 1000। ठीक है, इस तरह से लिख करके गुणा कराएं। तो यहाँ पे जानते हैं आप एक एक कम एक, और इधर के 3 शून्य इधर आ जाएंगे इस तरह से, और 3 अंक बाद दशमलव लगाएं तो 3 अंक बाद दशमलव, तो इस तरह से आ जाएगा कितना? 1.00। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि 1.00 आपको नहीं लिखना है, दशमलव के बाद इधर जितनी भी संख्याएं होंगी वो जो रिपीट होने वाली संख्याएं हैं आपको वो लिख देना है। ये आपको विशेष सूचना है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 लिखें, फिर इस तरह से 001, इस तरह से जो संख्याएं रिपीट हो रही उन्हें आप लिखेंगे। ठीक है, जिससे घटाओ फल के बाद हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, अन्यथा की स्थिति में हम आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या विद्यार्थियों? 1.001, 001 और 001, और ये अनंत तक जा रही है, तो इस तरह से आप डैश डैश करके इनफाइनाइट कर दें, और इसी को दे देंगे क्या हम? समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे विद्यार्थियों समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 मतलब क्या? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देना है। तो चलिए लेफ्ट में लेफ्ट को घटाएं, राइट में राइट को घटा दें। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूं 100 P बटा Q में, सॉरी 100 नहीं है, 1000 है, 1000 P बटा Q में 1 P बटा Q घटा दें तो कितना आ जाएगा? 999 P बटा Q आ जाएगा। ओके, बराबर ध्यान दें इधर,
तो 001 से 001 घटा तो सब जीरो, 001 इधर भी है, ये भी 001 है, ये भी घट जाएगा जीरो, 001 में 001 घटाए ये भी जीरो हो गया, एक में शून्य घटेगा विद्यार्थियों तो कितना आएगा, एक आ जाएगा। ओके, अब इधर का दशमलव के बाद वाले जीरो का कोई मोल नहीं होता विद्यार्थियों। ओके, आगे करें विद्यार्थियों तो क्या हो जाएगा, ये P बटा Q बराबर 1 बटा, ये 999 गुणांक में है तो बटे में आ जाएगा इस तरह से। तो इस सवाल का जो हल है विद्यार्थियों कितना आ गया, 1 बटा 999, जो कि इस संख्या के बराबर होगा। इस तरह से हम इसे P बटे Q के रूप में, इस रूप में देख पा रहे हैं कि 1 बटा 999 बराबर है 0.001 बार। ओके, चलिए जल्दी से आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लिया है। एक संख्या है विद्यार्थियों 0.9999 इनफिनिटी तक जा रहा है, ये को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ओके, तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, यहाँ पे ये जो संख्या दिया है इस पर, इसे आपको किस रूप में, परिमेय संख्या के रूप में अर्थात P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो अपन इस सवाल को हल करें तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों कि माना P बटा Q बराबर कितना, ये जो संख्या है इसको लिख लें 0.999 इस तरह से। ठीक है, डैश डैश डैश, इसको दे दें समीकरण नंबर 1। यहां पर यदि आप ध्यान दें विद्यार्थियों कि 9 रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, केवल एक संख्या रिपीट हो रहा है 9। तो यहां पे हम समीकरण के दोनों पक्ष में किसका गुणा करा दें, 10 का गुणा करा दें। चूंकि संख्या एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा है। ओके, आप ऐसा समझिए, तो लिखेंगे यहां समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, चलिए ये लिख करके आपको गुणा करा देना है। तो P बटा Q में 10 का गुणा करा दें तो सीधा हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 P बटा Q, 10 इंटू P बटा Q बराबर, इधर गुणा कराएं विद्यार्थियों तो आ जाए कितना, 9.9999 इस तरह से आ जाएगा ये। ओके, इनफिनिटी तक आ जाएगा। कैसे आया तो थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूं डेमो विद्यार्थियों कि कैसे 10 का गुणा करने से ये आया। चलिए एक और लिख लेते हैं, वैसे तो 4-5 संख्याएं हैं इधर 999, लेकिन यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 990 इस तरह से। ओके, चूंकि यहाँ पे एक शून्य बढ़ जाएगा इस संख्या में 10 का गुणा कराने पर, 2 अंक बाद दशमलव है, इकाई तरफ से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये कितना आ गया 9.90, लेकिन आपको ये जीरो नहीं लिखना है विद्यार्थी, इधर आप 99 इस प्रकार से लिख देंगे। ओके, तो आपको ये संख्या मिल जाएगा। ये आ गया अपना समीकरण 2। इसके बाद क्या करना है विद्यार्थियों, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा लेना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, ठीक है, इस तरह से लिख करके इसे आप घटा दें तो 10 P बटा Q में 1 P बटा Q घटा दें विद्यार्थियों तो आ जाएगा कितना, 9 P बटा Q बराबर करें इधर। यहां ध्यान दें तो इसमें हमको इसको घटाना है तो 3 2 5, यहां पर भी कितने हैं 5, 9 है अपूर्णांश हिस्से में, दशमलव के राइट साइड में, तो इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 आ जाएगा। फिर 9 से शून्य घटा लें तो ये आ जाएगा कितना विद्यार्थियों 9 आ जाएगा। क्लियर, यहां से पक्षांतरण करेंगे। ओके, तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या ये 9 गुणांक में है तो कहां चला जाएगा भाग में, तो P बटा Q बराबर कितना विद्यार्थियों 9 बटा 9 इस प्रकार से आ जाएगा। इसको सरल करें तो 1 बटा 1 बराबर कितना 1, तो P बटा Q बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों 1 आ गया। तो यही तो हमसे पूछा था कि इसे P बटे Q के रूप में दर्शाइए, तो ये 1 बटा 1 आ रहा है और 1 बटा 1 का मान क्या है विद्यार्थियों, 1 बटा 1 का मतलब
एक ही तो है। ओके, तो इसका जो सरलतम मान आया, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो मान आ रहा है वो 1/1 आ रहा है, जो P/Q के रूप में है। ओके, इसका और अपन एकदम फाइनल आंसर दे तो एक देखिए, एक आ रहा है। अब इसमें बोला है कि उत्तर की सार्थकता पर चर्चा भी करना है अपने सहयोगियों से, अपने टीचर से। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लाइन आपको लिखना है, और वो ये है विद्यार्थियों कि जो संख्या है अपना 0.999, ये एक के बहुत ही सन्निकट है। मतलब इसमें और एक में बहुत कम अंतर है, या नगण्य अंतर है, बिल्कुल अंतर ही नहीं कह सकते। ओके, 0.999 में और एक में बहुत कम अंतर है। ठीक है, यहां लिखिए अतः स्पष्ट है कि 0.999 और एक में बहुत कम अंतर है। तो बस इतनी सी लाइन आपको स्पष्टीकरण के रूप में दे देना है लास्ट में। ओके, चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लिया है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ओके, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, विभाजन क्रिया। प्रश्न बोला भी है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों अपन भाग लगा लें, इसके बाद हमको कंफर्म हो जाएगा कि कितनी संख्या बाद रिपीटेड संख्या आ रही है। तो चलिए यहाँ पे हमें एक में भाग दे देते हैं, किसका, 17 का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें यदि विद्यार्थियों, तो ये एक है, एक में अपन भाग लगाएंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हम भागफल में क्या लगा देंगे, एक दशमलव, और जैसे ही यहाँ दशमलव लगाते हैं विद्यार्थियों, यहाँ एक शून्य बढ़ाने की इजाजत हमें मिल जाती है। ठीक है, अब पहाड़ा पढ़े तो 17 शून्यम 0, तो यहाँ पे घटा लें तो कितना आ जाएगा, ये 10। अब यहाँ पर भी पहले से ही दशमलव है विद्यार्थियों, तो एक शून्य लगा देंगे और पहाड़ा पढ़े 100 में कि 100 से ज्यादा ना हो, तो कितना हो जाएगा, 17×85 5 बार। ठीक है, इस तरह से इसको घटाएं विद्यार्थियों तो कितना आ जाएगा, ये 15 आएगा। 10 में 5 घटा लें 5, अब ये 9 बचा, 9 में 8 घटाएं तो 1 दशमलव है विद्यार्थियों, तो यहाँ एक शून्य लग जाएगा। ठीक है, तो कितना, 17×8 = 136। इस तरह से घटाएंगे यहाँ तो कितना, ये 4, और इधर से 1, 150 में 136 घटेगा तो 14 ही आएगा। ओके, दशमलव पहले से ही है, एक शून्य फिर से बढ़ाएंगे और 17×8 = 136। इस तरह से घटाएंगे तो कितना, फिर से विद्यार्थियों 10 में 6 तो 4, और ये 3 से 3 तो 0, और ये 0। कुल मिला के यहाँ पे कितना आएगा शेषफल, 140 में 136 घटाएंगे तो 4 आएगा। दशमलव लगा है विद्यार्थियों, तो एक शून्य फिर से बढ़ा लेंगे, 40 हो जाएगा। तो 17 या 51 ज्यादा हो गया, तो 17 दूनी तो 34 आ जाएगा। इस तरह से 34 घटा लें तो ये आ जाएगा 6। दशमलव लगा है तो शून्य बढ़ जाएगा, तो 17 या 51, 51 टाइम जाएगा, ये मतलब 3 टाइम जाएगा, 51 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा विद्यार्थियों कितना, 9। फिर से यहाँ एक शून्य लगेगा, तो 17×85 लंबी भाग प्रक्रिया है विद्यार्थियों। ठीक है, घटा लें यहाँ तो कितना, ये 5 आ जाएगा। दशमलव लगा है तो शून्य फिर से बढ़ाएंगे, और 17 दूनी 34। ओके, इस तरह से भाग हमको चेक करते जाना है। तो यहाँ पे कितना, 6, और ये 4 बचेगा, 4 में 3, ये 1 शून्य फिर से लगाएंगे, 17 नहीं 153, तो 9 बार में चला जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसको घटा लें तो कितना, 10 में 3 निकालेंगे तो ये 7, 6 से अब ये 5 बचा, 5 से 5 निकलेगा 0, 1 से 1 निकला 0। दशमलव है विद्यार्थियों, तो यहाँ एक शून्य बढ़ाएंगे, और 17 चौको 68, 4 बार में जाएगा इस तरह से, तो ये आ जाएगा 68। यहाँ पे भी घटाएं तो कितना, ये 2। फिर से यहाँ एक 0 लगाएंगे विद्यार्थियों, 17 1 कम 17। ओके, इस तरह से यहाँ पे कितना आ गया, ये 3।
तो क्या अभी रिपीटेड संख्या आ रही है? अभी नहीं। चलिए एक और चेक करते हैं। तो यहाँ 0 लगाएं तो 17 एकम 17। ओके, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ 17 दूना 34 ज्यादा हो जाता है ना। तो 10 में 7 घटाएं तो ये आ जाएगा कितना? 3। और 2 से 1, चूंकि अब इसको 1 दे दिया गया तो 2 से 1 घटाएगा तो 1। तो यहाँ पे कितना आ गया? 13 आ गया। अब इस संख्या को मैं थोड़ा यहाँ से लिख देता हूँ विद्यार्थियों, चूंकि वहां पे नीचे अब नहीं दिख रहा होगा। तो ये आ जाएगा 13। ओके, अब इसको थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, बाकी का भागफल यहाँ आप लिखते जाइए। ये 17, एक 0 लगाएंगे चूंकि दशमलव लगा हुआ है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो 17 सत्ते 119, 7 बार ले जाएंगे। भागफल मैं ही लिख देता हूँ। 17 सत्ते 119, यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, इस तरह से। और अभी भाग दें तो यहाँ दशमलव चूंकि रखा है विद्यार्थियों, तो 1 शून्य फिर से लगा देंगे। और 17 पना 85, 17 छक्का 102, 6 बार ले जाते हैं। 102 घटा लें तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 8। और यहां से ये 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक 0 लगा दें विद्यार्थियों तो कितना? ये 80 हो गया। तो 17 पना 85, 17 चौको 68। इस तरह से ध्यान दें। तो यहाँ पे 10 में से 8 निकाल दे तो ये 2, और ये 7 में से 6 निकलेगा तो 1 दशमलव है विद्यार्थियों। तो 1 शून्य फिर से लग जाएगा, 120 हो जाएगा। 17 सत्ते कितना विद्यार्थियों? तो 119। लगातार आप भाग की संक्रिया करते जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आ जाए कितना? 1। और अब मुझे लग रहा है विद्यार्थियों कि ये रिपीटेड संख्या हो सकती है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अभी 1 आ चुका है और यही से हमने स्टार्ट भी किया था। ओके, तो यहाँ पे लग जाएगा क्या? 0, क्योंकि दशमलव लगा है। तो 17 शून्य 0। ठीक है, तो यहाँ से अब ये आ जाएगा 10, और यहाँ पे बनाएंगे इसको हम 100, चूंकि दशमलव रखा हुआ है। तो 17 पना 85। इस तरह से अब ध्यान दें यदि, तो ये देखिएगा 0505, ये रिपीटेड संख्या आ गई। ठीक है, अब रिपीटेड के पहले इसे हम काउंट करेंगे कि कितने अंक है इसमें अधिकतम। तो काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो बस यही तो हमें प्राप्त करना था कि अधिकतम कितने अंक होंगे पुनरावृत्ति खंड में। तो कितने होंगे विद्यार्थियों? 16 अंक होंगे। ओके, तो बस यही लाइन हमें लिखना है। तो लिख देते हैं विद्यार्थियों, संख्या 1/17 के दशमलव प्रसार में दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों के आवर्ती खंड भी कह सकते हैं उसे। पुनरावृत्ति का मतलब आवर्ती खंड में अंकों के आवर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या बराबर कितना? 16 है। ओके, इस तरह से आप इसे लिख देंगे। ओके, कितने अंक हैं विद्यार्थियों पुनरावृत्ति खंड में, आवर्ती खंड में? तो 16 अंक हैं विद्यार्थियों। 16 अंक के बाद पुनः वही संख्याएं आने लगती हैं। क्लियर? चलिए, तो 1/17 का विद्यार्थियों दशमलव प्रसार क्या होगा तो उसे भी लिख दें। तो 1/17 का दशमलव रूप बराबर क्या? तो ये सब संख्याएं लिखेंगे विद्यार्थियों। कितना है तो आप बताएं जरा। 0 यहां अपने दशमलव के पहले एक शून्य अपने मन से रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, 0.05 8 8 2 3 5 2 3 5 2 9 4 2 9 4 1 1 7 6 4 7
बस इतना लिख करके यहाँ पे आप रिपीट चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद फिर से यही अंक आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये क्या हो गया, 1/17 का दशमलव प्रसार हो गया विद्यार्थियों, दशमलव रूप हो गया। ठीक है ना। अतः करके लिख देंगे विद्यार्थियों, अतः संख्या 1/17 के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो अभी आपने काउंट किया 16 है। और इस तरह से आप इस प्रश्न को लिख करके विद्यार्थियों प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। रही बात जांच करने की भाग विधि से, तो आप पहले इसका भाग करेंगे तभी तो आपको पता चल पाएगा कि इसके पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक हैं। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आ गया होगा। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया है। P बटा Q मतलब एक परिमेय संख्या है जहां Q बराबर नहीं है क्या, 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब अपने को उदाहरण लेना है जहां P और Q पूर्णांक होने चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। ये प्रश्न देखने में जितना कठिन है विद्यार्थियों, उतना ही इसे सॉल्व करने में ये बहुत ही सरल है। ओके, तो चलिए इसको अपन हल करते हैं। तो पहले तो ये जो बोल रहा है विद्यार्थियों की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, तो अपन यहाँ पे पहले उदाहरण लिखते हैं। ओके, इसका हल करें तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेंगे और ऐसी संख्याएं लेंगे विद्यार्थियों कि जिनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो P और जो Q हो, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 हो। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ संख्याएं लेते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ले लिया विद्यार्थियों 3/5। यहाँ पे देखें तो ये दोनों अंश और हर जो है वो सहभाज्य संख्याएं हैं। फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं विद्यार्थियों, जैसे हमने ले लिया 6/, यहाँ पे ध्यान दें तो 6/, चलिए 5 ही ले लेते हैं, क्योंकि 2 लेंगे तो दोनों में 2 आ जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, और ले लेते हैं विद्यार्थियों 5/2 इस प्रकार से। और ले लें तो यहाँ पे ले लें विद्यार्थियों 3/5, तो ले लिया मैंने 3/2। तो इस तरह से मैंने 4 एग्जाम्पल ले लिए हैं जिनका जो अंश और हर है वो सार्वगुणनखंड मतलब उनका 1 होगा, या तो ये कह दें कि ये सहभाज्य संख्याएं हैं। और चलिए यदि हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो 5 शून्यम 0, 5 छक्का 30, इस तरह से एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.6। ठीक है, कैसे, तो अपन इसको भाग लगा के भी आपको दिखा सकते हैं इस तरह से। तो 5 शून्यम 0 घटाएं तो आ जाएगा कितना 3। अब यहाँ लगाएंगे क्या दशमलव और यहाँ बढ़ाएंगे 1 0, तो 5 छक्का 30 इस तरह से। ओके, यहाँ पे ध्यान दे तो ये मैंने लिखा है 6/5, ये दूसरा एग्जाम्पल है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में अपन यदि 5 का भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 5 एकम 5, और यहाँ से 1 आएगा विद्यार्थियों, और दशमलव रखने के बाद हम 1 0 बढ़ा लेते हैं। चलिए भाग लगा के दिखा देता हूं आपको इस तरह से। 5 एकम 5 घटाएं तो यह आ जाएगा कितना 1, और दशमलव में जैसे ही भाग लगाते हैं तो भागफल में हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ बढ़ा लेंगे क्या 1 0, तो 5 दूनी 10 इस तरह से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दशमलव रूप 1.2 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें तो 5 में अपने को 2 का भाग देना है, तो आपको मालूम है 2.5 ही आएगा, 2.5 आएगा। लेकिन चेक कर लीजिए 2 दूनी 4 घटाएं तो इधर आएगा क्या 1, और दशमलव लगा करके यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंचे 10 इस तरह से। 3/2 का मतलब क्या विद्यार्थियों 1.5। ठीक है,
इस तरह से। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं विद्यार्थियों, आपने ये देखा कि हमें पहले तो एग्जाम्पल में ऐसी संख्याएं लेनी है जो सहभाज्य संख्याएं हों, और हम ये देख रहे हैं कि ये संख्याएं पूरी तरह से कट जा रही हैं, मतलब शेषफल यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है विद्यार्थियों। कितना, 0 प्राप्त हो रहा है हर एग्जाम्पल में। और यही होना भी चाहिए, बोला है कि ऐसी संख्याएं ले जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। प्रसार कैसा हो, दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब वो संख्याएं पूरी तरह से कट जाए, ऐसे ही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लेने हैं, जैसा कि मैंने लिया भी है विद्यार्थियों। ओके, फिर कह रहा है विद्यार्थियों कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना अवश्य चाहिए, मतलब जो हर है उसको कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए उसके पास कि दशमलव निरूपण शांत होगा हर स्थिति में। तो चलिए इसी के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूं। तो वो लाइन है विद्यार्थियों कि Q का जो मान है, Q का मान हर स्थिति में, हर स्थिति में कैसा होना चाहिए, 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप का अवश्य होना चाहिए। मतलब कहने का ये विद्यार्थियों कि जो हर है वो या तो हर में 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 का कोई घातांक वाली संख्या हो, या तो 5 की कोई घातांक वाली संख्या हो, या तो ये दोनों संख्याएं साथ साथ होनी चाहिए। वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो Q का मान है वो हर स्थिति में 2 की घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का अवश्य होना चाहिए, ये आपको लिखना है। ओके, स्पष्ट रूप से ये आप जरूर यहाँ पे बताएंगे कि Q यदि जो हर है, यदि उसमें 2 या तो 5 या 2 की घाते कोई संख्या, 2 की घात वाली या तो 5 की घात वाली संख्या नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। लेकिन यदि ये स्वयं संख्याएं हैं, 2 है 5 है, तो दोनों संख्याएं हैं, या तो 10 है, ठीक है ना, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अवश्य ही हर स्थिति में शांत होगा। ओके, चलिए जल्दी से इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और ये लाइन याद रखना ना भूलें, ठीक है। यहाँ m और n कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा, एग्जाम्पल जरूर आप ध्यान रखें, इसी तरह से सेट रखें कि सहभाज्य संख्याएं हो, मतलब अंश और हर का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो केवल 1 होना चाहिए, जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा है, और हर को हर हाल में ये वाली स्थिति होनी चाहिए, मतलब या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो इनका कोई घातांक वाली संख्या हो, या तो ये दोनों साथ साथ हो, ठीक है। ओके विद्यार्थियों, यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखना है विद्यार्थियों जिनके दशमलव प्रसार कैसे हों, अशांत हो, कैसे हों, अशांत हो, अर्थात अनावसानी अनावर्ती हो। तो 3 क्या विद्यार्थियों, आप 30 नहीं 3000 लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं, लेकिन उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बस एक निश्चित क्रम के बाद वही संख्याएं नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं 3 यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे शुरू किया तो 0.54, बस ये बात आप पकड़ लें। अब इसी को आगे आप बढ़ाते जाएं तो 5-4, फिर लिख देंगे 5-4-4, फिर लिख दें 5-4-4-4, इस तरह से आप संख्या बढ़ा दिए, 4 को ही बढ़ा दीजिए आगे। ओके, तो इस तरह से ये आगे अनवरत चलती जाएंगी। तो ये पहला संख्या हो गया विद्यार्थियों। दूसरा संख्या आप लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी लिख दें विद्यार्थियों, जैसे मैंने लिख दिया 9.432, ठीक है, 432 लिख दिया मैंने। फिर मैं इसी को आगे बढ़ा दूं तो क्या हो सकता है, ये 4322, फिर 43222, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इंफिनिट तक चली जाएगी, मतलब किसी एक संख्या को पकड़ करके उसी को आगे बढ़ाते जाए। मतलब जैसे अपन ने यहाँ पे 432 है, मतलब 0.432 है, तो फिर से यही संख्याएं नहीं आनी चाहिए, फिर से यही संख्याएं नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आवर्ती हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए आशा करता हूं आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी।
फिर से अपन यहाँ पे कोई दूसरा संख्या लिखे, तो जैसे 0 मैंने लिख दिया, ये 10 लिखा, क्या लिखा 10। 10 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 के बाद हम लिख देंगे 100, फिर ये 1000, फिर ये 10,000। इस तरह से आप इसको खींच दें। क्लियर। हमने यहाँ पे किसको बढ़ा दिया, शून्य की संख्या को बढ़ा दिया। यदि मैं यहाँ पे 10 लिखा, फिर 10 लिख दिया, फिर 10 लिखता, फिर 10 लिखता शून्य के बाद, तो ये क्या हो जाती, आवर्ती हो जाती। लेकिन एक निश्चित क्रम के बाद आप देख रहे हैं कि 10 के बाद वो 10 ही नहीं आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 के बाद 1000 आ रहा है, 1000 के बाद 10,000 आ रहा है। मतलब संख्याएं रिपीट नहीं करनी है आपको। यदि रिपीट कर दिए तो फिर वो अनावर्ती नहीं रह जाएगी विद्यार्थियों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई निश्चित एग्जाम्पल नहीं है कि आप यही लिखें, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये 3 अपने आप अनावर्ती परिमेय संख्याओं के, अनावसानी अनावर्ती संख्याओं के 3 उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 7 को करने के उपरांत, प्रश्न क्रमांक 7 को हल करने के बाद प्रश्न क्रमांक 8 को सॉल्व करना है। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 8 हमारा क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याएं, मतलब 2 परिमेय संख्याएं, एक 5/7 और एक 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। एक बात और बता दूं विद्यार्थियों कि अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, तो जिनका दशमलव निरूपण कैसा होता है, अशांत होता है। जैसा कि ये मैंने 7वें का आंसर यहाँ पे लिखा है, तो ये सब क्या है, अपरिमेय ही तो है। लेकिन जिनका दशमलव निरूपण शांत हो विद्यार्थियों, या तो ये कहें कि जिनका दशमलव निरूपण कैसा हो, अनावसानी आवर्ती हो, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती है। ऐसा हमने कई प्रश्नों में अभी ऊपर सिद्ध भी किया है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम इस सवाल को सॉल्व करें। तो यहाँ पे आपको एक काम करना होगा पहले, तो 5/7 है, तो पहले आपको 7 का भाग देना होगा 5 में। तो भाग दे दें, तो 7 शून्यम क्या हो जाएगा, 0। फिर ये आ जाएगा 5, शेषफल दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, तो 7 सता 49। इस तरह से दशमलव के 2 अंक तक आप लिख लें, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1, और यहाँ पे 4 से 4 घट जाएगा 0, दशमलव रखा हुआ है तो 0 बार, और 7 एकम 7, तो ये आ जाएगा कितना, 7 एकम 7, तो घटा लें तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, बस मैं तो कहूंगा यही तक करके आप दशमलव के 2 अंक तक ले लें संख्या को। और दूसरा कितना है, 9/11, तो इसमें 11 का भाग दे दें, तो 11 शून्यम 0, ये आ जाएगा 9। शेषफल में भाग देते समय यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 11 8 88, इस तरह से। और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ बढ़ाएंगे 0, दशमलव रखा हुआ है, और 11 एकम 11। ओके, चूंकि 11 दूना 22 हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है विद्यार्थियों, चूंकि पूछा है 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। ओके, तो पहले तो हम इसका मान लिख लें 5/7 का, कि क्या मिला है हमें सॉल्व करने पर। तो कितना मिला है, 5/7 बराबर 0.71, ये मिल गया। और दूसरा मिला है विद्यार्थियों कितना, 9/11 का जो हल है वो क्या मिला है, तो वो मिला है विद्यार्थियों हमें 0.81। अब हमें ध्यान रखना है कि 0.71 और 0.81 के बीच की जो संख्याएं हैं वो भी कैसी, अपरिमेय संख्याएं, उन्हें हमें लिख देना है। ठीक है ना, तो जिनका दशमलव निरूपण आपको मालूम है अशांत होगा, वो अपरिमेय होंगी। तो चलिए अपन यहाँ पे इसके और इसके बीच, मतलब इन दोनों के बीच की संख्याएं लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला संख्या लिखता हूँ 0, जैसे 71 है, तो 0.71 के आगे वाली संख्या ले लें, जैसे ये 73 ले लिया मैंने, 0.730। ठीक है, 0 ले लें, 1 ले लें, आपकी मर्जी विद्यार्थियों। आगे इसी को मैं बढ़ा दूं तो 0 को ही बढ़ा देता हूं, तो ये 2 0 बढ़ाएंगे, फिर एक बार 7 3 3 0 कर देंगे। इस तरह से ये इनफिनिट तक चली जाएगी। ठीक है, फिर आगे विद्यार्थियों अपन इसका दूसरा अपरिमेय संख्या को उदाहरण लें, तो ये हो जाएगा 0.741 ले लें। ओके, फिर इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं, चलिए 1 को ही बढ़ा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 7 4, जैसे ये 7 4 1 है, तो आगे लिखेंगे 7 4 1 1, फिर से 7 4
एक एक 3 बार लिख दिया मैंने, इस तरह से इसको आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा अपने को ध्यान रखना है कि 81 के पहले तक, मतलब 0.81 के पहले तक की ही संख्या लेनी है। तो तीसरा अपरिमेय संख्या लिख दें विद्यार्थियों, तो सुन समझ लो, जैसे मैंने लिख दिया क्या, 80 लिख दिया। अब इसी जीरो को मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो ये हो जाएगा कितना, 800 हो जाएगा, फिर 8000 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान वही रखना है कि निश्चित क्रम के बाद वही संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से मैंने 3 ही अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखा है, जैसा कि हमारे प्रश्न ने कहा है। आप इनके अतिरिक्त और भी कुछ संख्याएं ले सकते हैं विद्यार्थियों, जरूरी नहीं कि आप यही संख्याएं लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे परिमेय संख्या बोला होता विद्यार्थियों, तो हम ये नॉन रिपीटिंग जो मतलब अंक है वो नहीं लेते। ओके, हम एक निश्चित क्रम वाली संख्याओं को रखते, दशमलव के बाद वाली। ओके, चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 8 को समझ लेने के बाद अपन समझते हैं प्रश्न क्रमांक 9 को। ओके, यहाँ पर प्रश्न है विद्यार्थियों कि जो निम्नलिखित संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, उनमें से अपन को बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे देखते हैं करणी 23 के बारे में कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ध्यान दें यहाँ पे, तो ये क्या है, करणी 23। ठीक है, और यहाँ पे 23 क्या है विद्यार्थियों, तो ये अभाज्य संख्या है। और यदि कोई अभाज्य संख्या करणी चिन्ह के अंदर है, मतलब किसी अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है, ठीक है ना, वो कैसी संख्या होती है विद्यार्थियों, तो ये अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय। क्यों होती है अपरिमेय, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। फिर एक प्रश्न कि क्यों नहीं लिख सकते, तो चूंकि विद्यार्थियों इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है, अनावसानी अनावर्ती होता है। तो यहाँ पे हम बता देंगे करणी 23 का जो दशमलव प्रसार क्या पूछा है इसके बारे में, अपरिमेय की परिमेय, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। करणी 23 क्या है विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सीधा सा बता देंगे अपरिमेय संख्या है। और क्यों है यदि पूछा जाता है कि क्यों, तो आप कारण तो यहाँ पे पूछा नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये पूछा है कि परिमेय क्या अपरिमेय। लेकिन यदि आपसे कारण पूछता है तो आप यही बताएंगे कि जो अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है विद्यार्थियों, वो कैसा होता है, कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, अनावसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, तो करणी 23 के बारे में आप बता देंगे अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखें, तो क्या लिखा है, 225 का वर्गमूल है ये, करणी 225। ये इसका जो सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों, तो ये क्या हो जाएगा, आपको मालूम है ये 15 का 225 जो है इसके बराबर क्या, इसका मान आएगा विद्यार्थियों 15। कैसे आएगा, तो एक बार चलिए मैं लिख के समझा देता हूं आपको। 225 किसका वर्ग है, तो 15 का वर्ग है। स्क्वायर से इसकी करणी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आ जाएगा कितना इसका सरलतम मान, 15। हम ये कह दें कि करणी 225 बराबर कितना विद्यार्थियों, 15। और 15 क्या है, एक प्राकृत संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं विद्यार्थियों, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। और जब ये परिमेय संख्या होगा तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो लिख दें यहाँ पे कि चूंकि 15 को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए 15 एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या होगी विद्यार्थियों, तो करणी 225 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो आता है करणी 225 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि करणी 225 बराबर क्या विद्यार्थियों, 15 ही तो है। ओके,
ये इसलिए का सिंबल मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आप सीधा हिंदी लिख दीजिए, इसलिए। ओके, इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 0.3796। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? चूंकि ये पूरी तरह से कट चुकी है संख्या, आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो पहले तो संख्या लिख दें, 0.3796, जिसका दशमलव प्रसार कैसा होगा विद्यार्थियों? शांत होगा। और जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो ये संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। तो इसके बारे में हम सीधा लिखेंगे क्या? परिमेय संख्या। ठीक है, अब क्यों होगी तो आप कारण बता सकते हैं यदि कारण पूछा जाता है तो। इस प्रश्न में कारण नहीं पूछा गया है। ओके, सीधा पूछा है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो पूछा भी जाता कारण तो आप क्या बताते कि इसका दशमलव निरूपण कैसा है? शांत है, क्योंकि ये संख्या पूरी तरह से कट चुकी है। ओके, चलिए चलते हैं यहाँ पे चौथे नंबर की ओर। तो चौथा नंबर है विद्यार्थियों 7.478478। यदि आप देखें तो संख्याएं रिपीट हो रही हैं। क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। तो जब संख्याएं रिपीट होती हैं दशमलव के बाद वाली संख्याएं विद्यार्थियों, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनावसानी आवर्ती संख्याएं। और जब अनावसानी आवर्ती संख्याएं आती हैं तो इसका जो कहें क्या दशमलव प्रसार, वो कैसा कहलाता है? शांत कहलाता है। और शांत दशमलव निरूपण वाली जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या होती है। आपने प्रश्न क्रमांक 3 में प्रूव भी किया है। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में हम क्या बताएंगे विद्यार्थियों कि जो 7.478 ये है बार चिन्ह, तो ये कैसी संख्या है विद्यार्थियों? तो ये परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? परिमेय संख्या है। ओके, ये बता दें। एक संख्या है विद्यार्थियों, ये 5वां क्रमांक अपना, तो क्या है? 1.10 100 ऐसा अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरह से। और फिर से एक आ चुका है और ये इंटरनेट तक जा रही है लगातार। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बताएंगे विद्यार्थियों। चूंकि आप देखें तो दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं वो निश्चित क्रम के बाद वही संख्या नहीं आ रही, संख्या बदली जा रही है। 10 के बाद 100 आ गया, 100 के बाद 1000 आ गया। तो ऐसे दशमलव प्रसार को अपन क्या बोलते हैं? अशांत या अनावसानी अनावर्ती। तो ये संख्याएं क्या होंगी विद्यार्थियों? तो अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये अपरिमेय संख्या है। आप सीधा इसके बारे में बताएंगे जो प्रश्न दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय आपसे पूछा गया था और जो आपने कर भी लिया है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। सीधा सा दशमलव प्रसार शांत तो संख्याएं परिमेय। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत या अनावसानी अनावर्ती तो संख्याएं कैसी होंगी? अपरिमेय। एक बात और, यदि कोई अभाज्य संख्या है रूट अंडर रूट के अंदर, तो वो कैसी संख्या होगी? तो वो भी अपरिमेय होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि उसका दशमलव प्रसार भी कैसा होता है? अशांत होता है, अनावसानी अनावर्ती होता है। चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और विद्यार्थियों यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज आप मेरा सपोर्ट करें। और मेरे चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद्यार्थियों। और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को, मेरे वीडियोज को शेयर कर मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।